नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू और बेटी। भावना अपने कमरे से बहुत तेज चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन सी आफत आ गई हो। कई बार चिल्लाने के बाद कमरे से बाहर आई और फिर चिल्लाती हुई बोली, अरे सोनिया, कहाँ हो? कितनी देर से तुमको बुला रही हूँ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? तुम्हें आवाज लगाते लगाते मेरे तो होठ ही सूख गए हैं, लेकिन एक तुम हो कि तुम तो अपने कानों में रुई लगा कर बैठी हो। सोनिया दौड़ते दौड़ते हुए बाहर आई और बोली, अरे भाभी जी, क्या आप मुझे आवाज लगा रही थी? क्या कुछ बात हो गई है? मैंने सुना नहीं। वह क्या है ना, मैं कुछ काम कर रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। अरे तो भाभी की बच्ची, तुझे कहाँ सुनाई देता है कुछ भी? मैं ही हूँ कि गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हूँ और तुम तो सुनकर भी अनसुना कर देती हो। लेकिन भाभी, हुआ क्या है यह तो बताओ। अच्छा जी, अब ऊपर से यह भी पूछोगी कि क्या हुआ है? एक काम भी तुम ढंग से नहीं कर सकती क्या? लेकिन भाभी, आपने तो मुझे सिर्फ झाड़ू पोछा करने को ही कहा था, और क्या काम था बताइए ना। और ऐसा कौन सा काम रह गया है जो मैंने नहीं किया? बल्कि मैं तो कपड़े भी वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल दिए हैं। अब आप ही बताइए कौन सा काम रह गया है? तभी भावना आग बबूला होते हुए बोली, अरे यही तो परेशानी वाली बात है, जो तुमने कपड़े मशीन में धोने के लिए डाल दिए हैं। तुम्हें नहीं पता था कि मेरी साड़ियाँ और सूट कितने महंगे महंगे थे, जिनको तूने एक साथ मशीन में डाल दिया है। सभी का कलर एक दूसरे में लग गया है। देखो तो, मेरे सारे कपड़ों का सत्यानाश हो गया है। अगर तू उन सभी कपड़ों को अलग अलग करके हाथ से धो देती तो तू कौन सा घिस जाती और तेरे हाथ कौन से घिस जाते? अरे भाभी, अगर ऐसा था तो आप मुझे पहले बता देती, मैं उनको अलग अलग करके धो देती। लेकिन आपने मुझे पहले बताया ही नहीं। सोनिया के इतना कहते ही भावना ने एक जोर का तमाचा सोनिया की गाल पर जड़ दिया और बोली कि कितनी बदतमीज हो गई है। एक तो मेरी सारी साड़ियाँ खराब कर दी और ऊपर से मेरे साथ जुबान लड़ा रही है। अरे भाभी, लेकिन इसमें मेरी कौन सी गलती है? आगे से आप अपने सभी कपड़े खुद ही धो लिया करो, मुझे कभी कपड़े धोने के लिए मत कहना। सोनिया ने बहुत ही शांति से कहा। अच्छा जी, अब तो तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, अभी निकालती हूँ तेरी अकड़। इतना कहकर भावना सोनिया की चोटी पकड़कर उसको इधर से उधर खींचने लगी और बेचारी सोनिया जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे भाभी जी, मुझे छोड़ दीजिए, मेरे बालों में बहुत दर्द हो रहा है। आप यह सब क्या कर रही हैं? छोड़ दीजिए ना। अच्छा जी, गलती करने से पहले तो तुझे यह सब याद नहीं आता। आज मैं तेरी खबर अच्छे से लेती हूँ, फिर गलती करते हुए 100 बार सोचेगी। रमेश जी तभी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी बहू भावना का हाथ पकड़कर बोले, अरे बहू, यह क्या कर रही हो? क्या ऐसे भी कोई व्यवहार करता है किसी के साथ? यह तो बेचारी बिन माँ की बच्ची है, तुम इसके साथ यह क्या कर रही हो? इसे छोड़ दो। अरे पिताजी, आपको नहीं पता है, यह जानबूझकर ऐसे काम करती है, यह कोई नादान नहीं है। यह ऐसा काम इसलिए करती है ताकि इसे यह काम दोबारा ना करना पड़े। समझा दीजिए अपनी बेटी को, अगर इसने दोबारा ऐसी गलती की तो इसके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर जैसे ही भावना अपने कमरे में जाने लगी, तभी उसका पति वहां आ गया और बोला कि अरे भावना, क्या हुआ है? इतना घर क्यों सर पर उठा रखा है? क्या कोई परेशानी वाली बात है? अरे हाँ, अपनी बहन से पूछो क्या किया है इसने। चलो मैं ही बता देती हूँ, यह तो बताने से रही। इसने मेरी इतनी महंगी महंगी साड़ियों को मशीन में धोकर खराब कर दिया है, और ऊपर से आप भी मुझसे कह रहे हो कि मैंने घर को सर पर उठा रखा है। हाँ तो क्या हुआ, तुम अपने कपड़े खुद नहीं धो सकती क्या? क्यों उस बेचारी को तुम इतना परेशान करती हो? उसके भी कितने काम हैं, उसे अपनी पढ़ाई भी करनी होती है और ऊपर से उसकी परीक्षा भी आ गई है। अगर थोड़ा बहुत काम तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा?
थोड़ा बहुत अपने हाथ पैर को भी चला लिया करो, तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। अगर सारा काम मैं ही करूँगी तो इसका क्या मैं अचार डालूंगी। भावना की इतना बोलते ही सोनू को गुस्सा आ गया और एक जोर का तमाचा भावना की गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही भावना तो गुस्से से लाल हो गई और अपना आपा खो गई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तो क्या अब मैं तुम्हारी आरती उतारूंगा? तुम मेरी बहन के लिए ऐसी घटिया शब्दों का इस्तेमाल करती हो और मुझे उम्मीद करती हो कि मैं भी तुम्हारा पक्ष करूंगा? बिल्कुल भी नहीं। आइंदा से मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी मत बोलना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रमेश जी कहने लगे, अरे बेटा, बहू पर तुम्हें ऐसे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छोटी मोटी बातें तो सभी घरों में होती रहती हैं, लेकिन तुम दोनों आपस में झगड़ा मत करो, मैं तुम दोनों से विनती करता हूँ। अरे पिताजी, रहने दीजिए, अब यह ढोंग करना बंद कर दीजिए। खबरदार, अगर मेरे पिताजी के साथ तुमने कुछ उल्टा सीधा बोला तो क्या करोगे? बताओ ना। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ, बता देती हूँ। मैं अभी के अभी अपने घर वालों को फोन करती हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा मेरे ऊपर हाथ उठाने का नतीजा क्या होगा। इतना कहकर भावना अपने पैरों को पटकती हुई कमरे में चली गई। रमेश जी अपने बेटे को बोले कि बेटा सोनू, तुम जाकर बहू को समझा लो, ज्यादा बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि बात ज्यादा बढ़ जाए और मामला हमारे हाथ से निकल जाए। पिताजी, आप हर बार मुझे ही चुप करा देते हो और समझा बुझाकर मामला शांत करने को कहते हो। इसी वजह से आज भावना की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वह किसी बड़े छोटे की शर्म लिहाज नहीं करती, बस अपनी मनमानी करती है। लेकिन अब बहुत हो गया है। उधर भावना ने गुस्से में आकर अपने घर फोन कर दिया था और रोती रोती बोली, माँ, ससुराल वाले मेरे साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मार पिटाई भी खूब करते हैं। मैं तो परेशान आ गई हूँ, अब मुझे इन लोगों के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना है। आप मुझे जाकर यहाँ से ले जाइए। इतना कहकर भावना जोर जोर से रोने लगी। उसको रोता हुआ देखकर भावना की माँ गुस्से में आ गई और बोली, अच्छा जी, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी पर उसने हाथ उठाया है, इसका मजा तो मैं उसे चखा कर ही रहूंगी। बेटी, तू चिंता मत कर, अब मैं तुझे उस घर में एक पल के लिए भी नहीं रहने दूंगी। तू अपनी पैकिंग कर ले, मैं तुझे लेने के लिए अभी किसी को भेज रही हूँ। जब वह फोन पर बात कर रही थी तो भावना के पापा जी ने भी सुन लिया और पूछा कि अरे क्या हुआ भाग्यवान, किससे बातें कर रही हो? अरे क्या बताऊं आपको, मैं तो आपकी बेटी से ही बात कर रही थी। अभी अभी मुझे भावना ने फोन किया है, वह बता रही है कि आज उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया है और उसके ससुराल वालों ने तो सारी हद ही पार कर दी है। आज उसके घर में काफी लड़ाई हुई, लेकिन दामाद जी को मेरी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। इतना सुनते ही गोपाल जी भी गुस्से में तिल मिला गए और उठ खड़े हुए और उसी समय गाड़ी निकालकर अपनी बेटी को लाने के लिए चल दिए। थोड़ी देर में ही वह अपनी बेटी के ससुराल में पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने अपनी बेटी भावना को आवाज लगाई, अरे ओ बेटी भावना, जल्दी से बाहर आओ। भावना दौड़ी दौड़ी आई और अपने पापा जी के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। भावना के पापा जी बोले, बेटी तुझे चिंता करने की अब कोई जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। तभी रमेश जी भी बाहर आए और कहने लगे, अरे समधी जी आए हैं, आइए ना, बैठिए, बताइए ना क्या लेंगे आप। तभी गोपाल जी बोले, मैंने अपनी बेटी की शादी की थी इस घर में और मैंने अपनी बेटी को बेचा नहीं था जो आप उसके ऊपर हाथ उठाओगे। आप मेरी बेटी के ऊपर क्या क्या सितम ढा रहे हो? कहाँ है आपका बेटा? जरा उसे तो बाहर बुलाओ, आखिर मैं उससे पूछूंगा उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की। अपने पिताजी की आवाज सुनकर सोनू भी बाहर आया। सोनू को देखते ही भावना के पापा जी बोले, तुम्हारी हिम्मत को ज्यादा ही बढ़ गई है। तुमने क्या सोचा था कि मेरी बेटी के आगे पीछे कोई नहीं है जो तुम उसके साथ जो चाहे कर सकते हो? अरे अभी इसके माता पिता जिंदा हैं। अरे नहीं नहीं पापा जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है।
आपने अभी सिर्फ इसकी बातों को सुना है, आप एक बार मेरी बात भी तो सुनिए, फिर आपको पता चलेगा कि गलती किसकी है। मुझे किसी की कोई कहानी नहीं सुननी। तुम लोगों की चालाकी मैं भली भांति समझता हूँ। चल बेटी, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ। रमेश जी बोले, अरे समधी जी, आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे थोड़ा ही जरा सी बातों को लेकर कोई अपना घर छोड़कर जाता है। यह सब तो घर परिवार में चलता ही रहता है। अरे पिताजी, रहने भी दीजिए, ले जाने दीजिए इन्हें, अपनी बेटी को अपने साथ। मुझे भी उनकी बेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा भाई साहब आपने क्या कहा आपके बेटे ने? अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। आखिर क्या औकात है मेरी बेटी की इस घर में, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए बोल रहा हूँ। और आप भी सुन लीजिए, मैं आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूँगा और इसे जेल की हवा खिलाऊंगा। इतना कहकर भावना के पापा भावना को लेकर निकल गए। उधर जब भावना के भाई भाभी को यह सब बातें पता चली तो उन्हें सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वो कहने लगे, पापा जी, भावना को लाने से पहले एक बार घर में सलाह मशवरा जरूर कर लेना चाहिए था। क्या आपको नहीं पता था कि आपकी बेटी का स्वभाव कैसा है, जो बिना कुछ सोचे समझे उसको लेने के लिए चले गए? भावना की मम्मी बोली, मुझे सब पता है। अपनी बेटी के बारे में उन लोगों की ही गलती होगी। मेरी बेटी कुछ भी गलत नहीं करेगी। यह सभी बातें चल ही रही थी कि गोपाल जी अपनी बेटी को लेकर आ गए। भावना रोते हुए अपनी मम्मी के गले लग गई। तभी भावना के पापा बोले, नहीं बेटी, अब तू बिल्कुल भी नहीं रोएगी। रोएंगे तो अब वह लोग जिन्होंने तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं। भावना की मम्मी बोली, हे भगवान, मेरी फूल सी बच्ची की क्या हालत बनाकर रख दी है। तभी भावना की भाभी बोली, लेकिन पापा जी, मुझे यह बताइए कि भावना को यहाँ लेकर आकर कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? हेमा की बात को सुनते ही भावना की माँ बोली, इस समस्या का कैसा हल निकालना है हमें पता है। तुम्हें ज़्यादा दिमाग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपना दिमाग ज़्यादा मत चलाया करो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी बेटी अभी अभी आई है, उसे भूख भी लगी होगी। कुछ खाने के लिए लेकर आओ। यहाँ खड़ी होकर बातें मत बनाओ। हेमा चुपचाप वहाँ से चली गई। उसके जाने पर भावना अपनी मम्मी से बोली, मम्मी, आपको नहीं लगता कि भाभी आजकल ज़्यादा बोलने लगी है? अरे बेटी, तू चिंता मत कर, तेरे माता पिता अभी जिंदा हैं। हमें पता है कि हमारी बेटी का कोई भी कसूर नहीं है। फिर कौन क्या बोलता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी बातों को सुनकर भावना का भाई जतिन बोला, लेकिन पापा जी, कुछ भी करने से पहले एक बार उनकी बातें भी तो सुननी चाहिए थी। आखिर क्या बात थी? मुझे पता है बेटा, तुम्हें तो अपनी बहन बोझ लगने लगी होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी बेटी बोझ नहीं है। मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। अपने पापा जी की ऐसी बातें सुनकर जतिन वहाँ से उठकर चला गया। भावना बोली, देखा पापा जी, भाई भाभी कैसे मुंह बनाकर गए हैं। अरे बेटी, तू छोड़ भी, जिसको जो बनाना है बनाने दे, हम तेरे साथ हैं। अगर हमने उन लोगों के 4 दिन में ही होश ठिकाने नहीं लगाई तो मेरा नाम भी गोपाल नहीं है। सबसे पहले तो मैं उससे बात करता हूँ जिसने यह रिश्ता करवाया था, और उसके साथ मिलकर ही पुलिस में उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। फिर देखो कैसे वह पैरों में जाकर गिरते हैं। और बेटी, तुझे परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तू अपने कमरे में जाकर आराम कर, मेरी बेटी थक गई होगी। भावना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। शाम का समय था। जब भावना अपने कमरे में बैठी थी तो उसकी भाभी हेमा उसके पास आई और बोली, देख भावना, मैं तेरे भले के लिए कह रही हूँ। तुमने यहाँ आकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। तुम्हें इस तरह अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तू एक बार तो सोच, क्या तुमने पापा जी के साथ यहाँ आकर अच्छा किया है? अच्छा जी, यहाँ ना आती तो कहाँ जाती? वहाँ पड़े पड़े मार खाती रहती। नहीं भावना, मेरा यह मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मेरा तो यह कहना है कि छोटी छोटी बातों पर अपने घर को छोड़ना अच्छी बात नहीं है। छोटी मोटी बातें तो सभी के घरों में होती रहती हैं। अरे भाभी, आपको कैसे पता होगा? क्योंकि मेरे भाई तो आपके साथ बहुत अच्छे व्यवहार करते हैं। अगर मेरी तरह होता तभी तुम्हें पता चलता, वरना आज ऐसी बातें बिल्कुल भी ना करती।
जिस दिन मेरे भाई आपको एक थप्पड़ लगा देंगे उस दिन आप भी ऐसा ही कदम उठाओगी, देख लेना। मैंने तो अब तक बहुत सहन किया है और अब तो पानी सर के ऊपर से आने लगा था, इसलिए मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ा। लेकिन भावना, ऐसे घर पर बैठने से कब तक काम चलेगा? लेकिन भाभी, मैं बता देती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मैं वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की फिर से नई शुरुआत करूँगी। मेरे मम्मी पापा मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। अच्छा, अगर वह दूसरे लोग भी ऐसे ही निकले तो फिर क्या करोगी? क्या फिर तीसरी जगह शादी करोगी? उन्हें भी छोड़कर आ जाओगी? अरे भाभी, सब लोग एक जैसे थोड़ा ही होते हैं। और वैसे भी मेरी शादी हो या ना हो, मैं उस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। आप भी सुन लो, चाहे मुझे सारी उम्र यहीं पर क्यों ना रहना पड़े। हेमा बोली, लेकिन भावना, ऐसे अकेली जिंदगी जीना आसान बात नहीं है। जितना तुम सोच रही हो, जिंदगी जीने के लिए किसी के सहारे की जरूरत जरूर होती है। और दुनिया वाले कैसी कैसी बातें बनाते हैं और बेटी को ऐसी हालत में देखकर माँ बाप को भी जीने नहीं देते। आज तो तुम्हें सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास पछताने के अलावा कल को कुछ हो ही ना। इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ, अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपनी बिगड़ी हुई घर गृहस्थी को बचा लो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अपनी भाभी की बातों को सुनकर भावना गुस्से में तिल मिला गई। तुम क्या चाहती हो भाभी? मैं इस घर से चली जाऊं? मैं अपने पापा के साथ यहाँ पर आई हूँ और यह फैसला मेरे पापा ने भी सोच समझकर ही लिया होगा। और मुझे पता है आप तो चाहती ही नहीं कि मैं इस घर में रहूं। इतना कहकर भावना वहाँ से उठकर चली गई। थोड़ी देर में ही उनका बिचौलिया भी वहाँ पर आ गया था। उसके आते ही गोपाल जी उन्हें सुनाने लग गए। अरे भाई, आपने हमसे किस जन्म का बदला लिया है? आखिर मेरी बेटी ने आपका क्या बिगाड़ा था जिस बात का बदला लिया है तुमने, जो मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे घर में करवा दिया? मैं तो बहुत पछता रहा हूँ अपने तुम्हारे कहने पर। मैंने अपनी बेटी को उस घर में फेंक दिया था, लेकिन अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। लेकिन भाई साहब, एक बात तो बताइए, आखिर हुआ क्या है? वह घर वाले तो बहुत ही अच्छे लोग हैं और किसी भी बात की कोई कमी नहीं है। गोपाल जी बोले, अच्छा जी, किसी बात की कोई कमी नहीं है तो फिर वह मेरी बेटी को मारते पीटते क्यों हैं? मेरी बेटी के साथ रोज रोज क्यों झगड़ा करते हैं? अगर तुम्हें उस घर में कोई कमी नजर नहीं आती तो क्या कमी मेरी बेटी में है, बताओ तो। अरे भाई गोपाल, आखिर बात क्या हो गई? छोटी मोटी बातें तो सभी घरों में होती हैं और उनके घर में भी सुलझा भी लिया जाता है। अरे छोटी मोटी बात नहीं हुई, उन्होंने मेरी बेटी पर हाथ उठाया है। अगर मेरी बेटी से कोई गलती हो भी गई थी तो फिर उनको आराम से समझा सकते थे, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? अच्छा भाई साहब, अगर उन्होंने हाथ उठाया है तो फिर आप लोगों ने क्या किया? करना क्या था? मैं तो अपनी बेटी को जाकर ले आया हूँ। आखिर मैं अपनी बेटी को वहाँ कैसे छोड़ सकता था? ये बस यही गलती है भाई साहब आपकी। आपकी बेटी ने फोन किया और आप बिना कुछ सोचे समझे उसे लेने के लिए चले गए। तुम्हारी बेटी को उसके पति ने ही तो मारा है, उसके ससुर और नंद ने नहीं। जरूर कोई बड़ी गलती होगी, तभी तो उसने हाथ उठाया है, वरना सोनू ऐसा लड़का नहीं है कि यूं ही बिना सोचे समझे हाथ उठा दे। आपको एक बार पूछना तो चाहिए था, और अगर बेटी ने फोन किया भी था तो आपको तुरंत नहीं जाना चाहिए था। क्या पता थोड़ी बहुत देर में मामला अपने आप ही शांत हो जाता, या फिर बैठकर बातें करनी चाहिए थी, तभी तो किसी समस्या का हल निकलता। लेकिन तुम तो उनको पुलिस की धमकी देकर चले आए। उसके बाद वह भी भाई साहब बोले, अच्छा चलो, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटी चुपचाप उसके ससुराल भेज दो। अरे इतना कुछ होने के बाद भी तुम भावना को ससुराल भेजने की बात करते हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? अगर उन्होंने मेरी बेटी के साथ फिर से मारपीट की फिर क्या होगा? अरे भाई साहब, थोड़ा धैर्य से काम लो। जो उचित है मैं वही कह रहा हूँ। मैंने रमेश जी से बात की है, उन्होंने कहा है कि आगे से ऐसी कोई बात नहीं होगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहते हो, तुम्हारे कहने पर मैं अपनी बेटी को वापस भेज देता हूँ। लेकिन
अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। बिचौलिए के कहने पर उन्होंने भावना को उसके ससुराल भेज दिया। उनको देखते ही सोनू बोला, अरे अंकल जी, आप यहाँ कैसे? अरे बेटा, मैं तो तुम्हें तुम्हारी अमानत सौंपने आया था। उसे देखते ही सोनू बोला, नहीं अंकल जी, अब यह इस घर में नहीं रहेगी। आप इसे यहाँ से जहाँ से लाए हो वहीं ले जाओ। हमारे घर में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रमेश जी भी आ गए। अरे सोनू बेटा, कैसी बातें करते हो? बहू घर आ गई है तो तुम इसके साथ अपनी घर गृहस्थी बसाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे पिताजी, आपको याद नहीं कि भावना के पापा ने हमें क्या धमकी दी थी? अरे बेटा, गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है। जरूरी थोड़ा ही है कि वह ऐसा करने वाले हैं। तुम यह सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। सोनू बोला, ठीक है पिताजी, जैसा आप कहें, लेकिन इसे बोल दीजिए अगर यहाँ रहना है तो अपना काम खुद ही करना होगा। मेरी बहन इसका कोई काम नहीं करेगी। अरे भला, यह भी कोई कहने की बात हुई? इसका भी तो घर है, अपना सभी काम यह खुद ही करेगी। अरे कोई बात नहीं बेटा, नंद भाभी मिलकर काम कर लेंगी तो सारा काम भी जल्दी हो जाएगा। भावना बेटी, तुम अंदर जाओ। जैसे तैसे रमेश जी ने बात को संभाल लिया और अपनी बेटी सोनिया को आवाज लगाई, बेटी 2 कप चाय बना कर ले आओ। अरे नहीं नहीं भाई साहब, अब तो मैं चलता हूँ, आप बस बच्चों का ख्याल रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चले गए। उधर गोपाल जी अपनी बेटी को भेजकर बैठे ही थे कि तभी उनके पास उनके किसी रिलेटिव का फोन आया और वह बोले कि मुझे पता चला है कि भावना बिटिया आई है। अरे हाँ, आई तो थी, लेकिन मैंने उसे भेज दिया है। लेकिन भाई साहब, आखिर हमारी बिटिया मार कब तक खाएगी उस घर में? और रही बात घर बसाने की, तो घर तो जब बसेगा अगर दोनों तरफ से कोशिश होगी। अरे हाँ भाई, बात तो सही है। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वह हमारी बिटिया को सही से रखते हैं तो ठीक है, वरना मैं उनको छोड़ूंगा नहीं और इस बार उनकी खबर मैं लूँगा कोर्ट केस करवाकर। अगर उन्हें नाक रगड़ने पर मजबूर नहीं किया तो मैं भी भावना का मामा नहीं हूँ। अरे ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अभी तो हमने बिटिया को भेज दिया है, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। हाँ जीजा जी, कोई ज़रूरत हो तो बताना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। आज भावना को अपने ससुराल आए हुए 3 दिन हो चुके थे। रमेश जी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहा, बेटी मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बाहर जाना है। सोनिया बेटी भी नहीं है, वरना उसे ही बोल देता, वह तो अपनी परीक्षा देने के लिए गई है। अपने ससुर की आवाज़ सुनकर भावना गुस्से से पैर पटकती हुई बाहर आई। अरे हाँ पिताजी, क्या हो गया है? अगर सोनिया घर पर नहीं है और रसोई को ताला तो नहीं लगा है, खुद जाकर 2 रोटी बनाकर खा लो। मैं किसी के लिए रोटी बनाने वाली नहीं हूँ, ना ही मैं किसी की नौकरानी हूँ कि जिसने जब चाहा ऑर्डर कर दिया और अपनी मन मुताबिक काम करवा लिया। लेकिन बेटी, इसमें नौकरानी वाली कौन सी बात है? बहू बेटी का काम ही तो होता है कि वह घर के काम करे, वही उन्हें शोभा देता है। और बस 2 रोटी ही तो बनानी है, लेकिन मैं कह देती हूँ मुझे नहीं बनाई जाती। जिसे खानी हो खुद बनाकर खा लो, भावना ने चिल्लाते हुए कहा। उसके तभी सभी बातें सोनू ने भी सुन ली थी और कहने लगा, क्या हुआ पिताजी, आज फिर से कोई बात हो गई क्या? अरे बेटा, मैं तो बस 2 रोटी बनाने के लिए ही कहा था। भावना फिर से चिल्लाई, मैंने कहा ना, मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ जो किसी के इशारों पर नाचती फिरूं। जिसे जो भी खाना हो बनाकर खा लो। सोनू ने कहा, यहाँ रहना है तो काम करना पड़ेगा, वरना तुम यहाँ से जा सकती हो। भावना चिल्लाते हुए बोली, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बातें करने की? अच्छा, तो तुम फिर बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी के साथ इस तरह से बात करने की? तब तुमने नहीं सोचा? अरे बेटा, तुमने यह लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू कर दिया, क्यों बात को बढ़ा रहे हो? रमेश जी ने अपने बेटे को समझाने की कोशिश की। भावना उल्टा उन पर ही भड़क पड़ी। अरे घर तो मेरा तुम लोगों ने ही बिगाड़ रखा है। इस घर की लड़ाई का कारण तुम लोग ही हो। तुम बाप बेटी की वजह से ही हम पति पत्नी के बीच लड़ाई होती है। सोनू ने गुस्से में आकर भावना को एक तमाचा फिर से जड़ दिया। फिर क्या था, भावना तो गुस्से में आग बबूला हो गई।
आप देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करती हूँ। जिन हाथों से तुमने मुझे मारा है, अपने ही उन हाथों से जेल की चक्की पीसोगे। बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। इतना कहकर भावना अपना बैग पैक करने लगी और अपने घर चली गई। उसकी भाभी सबके लिए नाश्ता बना रही थी। सभी लोग खाकर तारीफ कर रहे थे। सामने भावना को देखकर हैरान रह गए। अरे बेटी, तुम अचानक से कैसे आ गई? क्या कोई बात हुई है? गोपाल जी ने अपनी बेटी से पूछा। भावना रोती हुई अपने पापा जी के गले लग गई। पापा जी, आज तो लड़ाई झगड़ा ही नहीं हुआ, उन्होंने आज फिर से मेरे ऊपर हाथ उठाया है। मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ और काम करते करते थक जाती हूँ, और अगर सुबह को देर से उठ गई तो इसमें भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सुबह सुबह आवाज़ देनी शुरू कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं फरमाइश करने। मुझे सुबह सुबह किसी का नाश्ता नहीं बनता। क्या मैं उन लोगों के घर की नौकरानी हूँ जो उनके लिए सुबह खाना बनाने लग जाऊं? भावना की बातों को सुनकर हेमा बोली, अरे इतनी छोटी सी बात पर तुम यहाँ चली आई? 2 रोटी ही तो पकानी थी तो पका देती। अरे तुम तो रहने ही दो बहू, तुम जाकर अपना खाना बनाओ। आज बेटी मेरे पास बैठ जा। तेरे पापा जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो तुझे वहाँ भाई साहब के कहने पर तेरी ससुराल भेज दिया था। हाँ माँ, मुझे तो लगता है कि मैं ही पागल हूँ कि बार बार मुंह उठाकर यहाँ चली आती हूँ, लेकिन लगता है यहाँ तो किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है। भावना के पापा आंसू पोंछते हुए बोले, नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम तो सोच रहे थे कि किसी तरह तेरा घर बस जाए, बस इसलिए तुम्हें भेज दिया था। लेकिन मुझे तो लगता है कि वह लोग तेरा घर बसने ही नहीं देंगे। और बेटी, तुझे किसी काम को हाथ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तू किसी के घर की नौकरानी नहीं है जो सारी उम्र उनकी गुलामी करती रहेगी। भावना बोली, अब मैं उनके ऊपर केस करना चाहती हूँ। मैं अब वहाँ बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वह भी सोचते होंगे कि उसके घर वाले तो उसे फिर से भेज देंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सारी उम्र मुझ पर अपना हुक्म नहीं चला सकते। ठीक है बेटी, अब जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा, गोपाल जी ने कहा। भावना गुस्से में बोली, पापा जी, आप हमेशा यही कहते रहते हो, लेकिन फिर मुझे उस नरक में भेज देते हो। नहीं बेटी, तू कैसी बातें कर रही है? इस बार मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा। भावना की माँ बोली, मैं तो कहती हूँ कि उनके ऊपर कोर्ट केस कर दो और ऐसी ऐसी धाराएं लगाओ कि वह लोग जिंदगी भर जेल में ही सड़ते रहें। अकल ठिकाने आ जाएगी उनकी वजह से मेरी बेटी का जीना दुश्वार हो गया है। मेरी बेटी सूख कर कांटा हो गई है। गोपाल जी अपनी बेटी से पूछने लगे, बेटी तूने अपना मन तो बना लिया है ना कोर्ट केस करने का? कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने फैसले से पीछे हट जाए। नहीं पापा जी, अब मैं पीछे हटने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे तो जितना जल्दी हो सके उनसे छुटकारा चाहिए। ठीक है बेटी, मैं जल्दी से वकील से बात कर लेता हूँ। इतना कहकर गोपाल जी वहाँ से उठकर चले गए। भावना बोली, मम्मी मुझे बहुत तेज भूख लगी है। भाभी अभी तक खाना क्यों नहीं लेकर आई? अरे बहू, अभी तक खाना नहीं बना क्या? बना भी रही हो या सो गई हो? हेमा जल्दी से खाना लेकर आई। बेटी जल्दी से खाना खा लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। बाकी सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दो। रात को हेमा जब अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि जतिन अभी तक काम कर रहा था। हेमा ने कहा, आप थोड़ा सा घर पर भी ध्यान दिया करो। क्यों, क्या हो गया है? अरे आपकी बहन घर पर आकर बैठ गई है और आप कुछ समझाते भी नहीं हो। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं उसे घर से बाहर निकाल दूं? कैसी बातें करते हो? मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो यह कहना चाहती हूँ कि आप सभी सिर्फ एक तरफ की बातें सुन रहे हो। तुम लोगों की भी तो उन लोगों की भी तो बातें सुनो। कम से कम यह तो पता चलेगा कि आखिर बात क्या है, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। देखो तो पहले भावना घर आई थी तो हमने उससे पूछा था और समझा बुझाकर वापस भेज भी दिया था। लेकिन अगर वह लोग बार बार ऐसी हरकतें करते रहेंगे, हम क्या कर सकते हैं? मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि सोनू जी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर उन्होंने दोबारा भावना पर हाथ उठाया है, जरूर कोई बड़ी बात रही होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। अब मैं भी तो ससुराल में रहती हूँ, मेरे ऊपर तो आपने कभी हाथ नहीं उठाया। जरूर उनमें किसी बात को लेकर लड़ाई होती होगी।
पता तो करना चाहिए। लेकिन हेमा, उसके घर जाने से तुम्हें क्या परेशानी हो रही है जब बाकी घर वालों को कोई परेशानी नहीं है? मैं तो इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसकी तरफदारी करके तुम उसे घर पर बिठा दोगे, तो तुम्हें इस बात से क्या दिक्कत है? मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। पापा जी कह रहे थे कि कोर्ट केस करेंगे, और क्या कोर्ट केस में दुनिया में हमारा तमाशा नहीं बनेगा? अरे हाँ हाँ, तो उन्हें भी तो पता लगना चाहिए कि किसी की बेटी पर हाथ उठाना कितना बड़ा अपराध है। अरे अगर पता उन्हें लगेगा तो पता तो आपको भी लगेगा। मैं तो बस यह चाहती हूँ कि एक बार उनसे बात कर ली जाए, फिर आपको जो सही लगे वही करना। अरे जब उन लोगों को ही भावना की ज़रूरत नहीं है तो हम क्यों जाएं उनसे बात करने? उसे डिवोर्स दिलवा कर हम उसकी दूसरी शादी कर देंगे। अभी तो उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। अच्छा, बस यही करते रहो। यहाँ से लाकर वहाँ बैठा दिया और वहाँ से लाकर यहाँ बैठा दिया। अगर दूसरी जगह भी ऐसा ही हुआ तो फिर क्या करोगे? क्यों अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है तो सोच समझ कर फैसला लो। अरे मुझे सब पता है, तुम्हें उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है। तुम्हारा काम जो बढ़ जाएगा, इसलिए तो तुम यह सभी बातें कर रही हो। और वैसे भी माँ बाप और भाई अभी जिंदा हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर जतिन सो गया। हेमा सुबह सुबह उठकर नाश्ते की तैयारी करने लगी और साथ ही कपड़े धोने के लिए मशीन भी लगा दी। सब्जी बनाने के बाद घर के आंगन में जब कपड़े सुखाने के लिए गई तो वहाँ पर भावना अपनी सहेली से बातें कर रही थी। हेमा भी उसके पीछे खड़ी होकर उसकी बातें सुनने लगी। भावना बोली, नहीं, मैं उस घर में अब दोबारा नहीं जाऊंगी। क्या मैं सारी उम्र उस घर में ही काम करती रहूंगी? यहाँ तो सुबह को अपनी मर्जी से उठती हूँ, बना बनाया खाना मिलता है, जिस चीज़ की फरमाइश करती हूँ वही हाजिर हो जाती है। फिर भला मैं यहाँ से क्यों जाऊंगी? इतना कहकर भावना जोर जोर से हंसने लगी। उसकी ऐसी हंसी हेमा के कानों में चुभ रही थी। तभी भावना फिर से बोली, अरे यहाँ भाभी का क्या है? पूरा दिन काम करती रहती है, उसे तो आदत हो गई है दिन भर काम करने की। और उसकी क्या मजाल की जो मेरे मम्मी पापा के सामने अपनी जबान भी खोल सके। इतनी बातें सुनकर हेमा को गुस्सा आ गया और बोली, अच्छा तो यह बात है, तुम यहाँ सिर्फ इसलिए आई हो कि तुम्हें यहाँ काम करना पड़ता है और यहाँ तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे उसकी भाभी खड़ी थी। भावना गुस्से से बोली, आप छुपकर मेरी बातें सुन रही थी। आपको यह बिल्कुल भी हक नहीं है किसी की बातें छुपकर सुनो। और दूसरी बात यह है, यह मेरा घर है और मेरे माँ बाप का है और मैं पूरे हक से इस घर में रह सकती हूँ। आप कौन होती हैं मुझे कुछ भी कहने वाली? अच्छा, अब मुझे समझ में आया कि आपको इतनी क्यों परेशानी हो रही है। मैं यहाँ आराम से बैठी हूँ और आपको पूरा दिन काम करना पड़ता है। जलन तो होती ही होगी, लेकिन अब आपके पास कोई रास्ता भी तो नहीं है, आपको तो काम करना ही पड़ेगा। हेमा बोली, अच्छा हुआ तुम्हारी असलियत जो मेरे सामने आ गई। बहुत सेवा कर ली मैंने तुम्हारी, बहुत खिला दिया बना बना कर। अब तुम्हें भी जो खाना है खुद ही बना लेना। अब मैं तुम्हारी सेवा या चापलूसी बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो दिन भर तुम्हारी सेवा में लगी रहूँगी। ठीक है भाभी, अगर आप नहीं बनाएंगी तो मम्मी बना देंगी। अरे भावना, कुछ तो शर्म करो। क्या तुम इस उम्र में अपनी मम्मी से खाना बनवाओगी? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं और तुम हो कि अपना घर उजाड़ कर यहाँ आकर बैठ गई हो? अच्छा ठीक है, मुझे लेक्चर मत दो, तुम अपना घर बचाओ और जाकर काम करो। मैं तो अपना घर संभाल रही हूँ, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो हर दूसरे दिन अपना बैग उठाकर मायके चली आती हूँ। कोई काम धंधा तो है नहीं। यह सभी बातें हो रही थी कि तभी जतिन भी वहाँ आ गया। क्या हो गया है? इतनी जोर जोर क्या बातें हो रही हैं? मेरी बहन को क्यों परेशान कर रही हो? और इसमें हम सबको इतना परेशान कर रखा है। अरे भैया भाभी को तो मेरे यहाँ रहने से परेशानी है। हाँ मुझे परेशानी है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो पूरा दिन इस घर का काम करती रहूँगी। अगर तुम्हारी बहन यहाँ रहेगी तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाएगी। इतना सुनते ही जतिन ने एक जोर का तमाचा हेमा को लगा दिया। यह देखकर भावना बोली, भैया भाभी एक थप्पड़ से सुधरने वाली नहीं है, कम से कम 10-20 चांटे लगाओ। जतिन हेमा से बोला, हेमा
अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो आराम से रहो, वरना निकल जाओ मेरे घर से। अपने पति का ऐसा व्यवहार देखकर हेमा हैरान हो गई थी, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था कि अब वह इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहेगी। अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगी। जैसे ही वह जाने लगी तो उसे देखकर उसके सास ससुर हैरान हो गए और बोले, ऐसी छोटी मोटी बातों पर बैग उठाकर मायके नहीं जाते। अच्छा जी, आज तो आपको छोटी सी बात लग रही है, लेकिन जब बात आपकी बेटी पर आती है तब यह बात बहुत बड़ी हो जाती है। तब आपकी यह विचार कहाँ चले जाते हैं। गोपाल जी बोले, लेकिन बेटी बात क्या हुई है? देखिए पापा जी, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अब मैं इस घर में नौकरानी बनकर नहीं रहूँगी। अच्छा, तो तुम्हें हमारी बेटी से दिक्कत है? नहीं, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। आपकी बेटी तो खुद में ही एक परेशानी है। हर माँ बाप अपनी बेटी को समझाते हैं, घर बसाने की कोशिश करते हैं, छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन आप सभी लोग तो उसका घर उजाड़ने में लगे हुए हैं और उसके साथ साथ मेरी घर गृहस्थी भी उजाड़ रहे हैं। क्या मैं आज तक आप सभी के सामने ऊंची आवाज़ में बात की है, लेकिन आज बात हद से ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक है, अगर तुम्हें हमारी बेटी से परेशानी है तो तुम भी अपने घर जाओ, हम अपनी बेटी का ध्यान रख लेंगे। इतनी बात सुनकर हेमा वहाँ से निकल गई। उसके चले जाने के बाद भावना की मम्मी बोली, अरे यह आपने क्या किया? हमारी बेटी का घर तो पहले ही उजड़ चुका है और अब हमारे बेटे का घर भी उजड़ रहा है। अरे होता है तो होने दो, लेकिन मेरी बेटी को कोई परेशान नहीं कर सकता। हेमा को गए हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया था। भावना की मम्मी पूरा दिन काम करके थक जाती थी। उनकी तबीयत भी खराब रहती थी। ज़्यादा काम करने की वजह से तबीयत और बिगड़ने लगी। तबीयत ठीक न होने की वजह से उन्होंने भावना को काम करने के लिए कह दिया। अब तो घर का काम करते करते भावना भी परेशान हो गई थी। मुश्किल से सारा काम निपटा कर बैठी ही थी, तभी उसकी मम्मी ने कहा, बेटी अपने पापा जी के लिए थोड़ा सा दलिया बना दो। इतना सुनते ही भावना गुस्से से तिल मिला गई और बोली, इतना काम तो आप खुद भी कर सकती हो ना। लेकिन बेटी, तेरी भाभी जब से गई है तब से मैं ही तो काम कर रही थी। एक दिन तुझे क्या काम करना पड़ा, तू तो मुझे ही आंखें दिखाने लग गई है। मम्मी, मैं थक गई हूँ इस घर का काम करते करते। ठीक है बेटी, तू आराम कर ले, उसके बाद बना लेना। भावना गुस्से से चिल्लाई, सुबह से आप भी तो आराम कर रही हैं, फिर आप ही क्यों नहीं बना देती? अरे बेटी, अगर मैं बना पाती तो तुझे क्यों कहती? मुझे तो बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, उठ भी नहीं पा रही हूँ। अरे मम्मी, दलिया ही तो बनाना है, कौन सा पहाड़ तोड़ना है? अगर थोड़ा सा उठकर चल लोगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। तभी उसके पापा भी आ गए और बोले, भावना बेटी, एक गिलास पानी देना, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। और हाँ, मेरे कपड़े भी धो देना, कल मुझे उन्हें पहनकर कहीं जाना है। इतना कहकर गोपाल जी ने अपने कपड़े भावना के हाथ में थमा दिए। इतना सुनते ही भावना चिल्ला उठी। सभी लोग बस पूरा दिन भावना भावना की रट लगाए रहते हैं। सारा दिन काम करती रहती हूँ, 2 मिनट चैन से भी नहीं बैठने देते। मैं आपके घर के काम को करके थक गई हूँ। अरे बेटी, यह तो कैसी बातें करती है? तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तुझे बोल दिया है। लेकिन भावना के स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगी और अपने पापा जी के कपड़ों को अपनी मम्मी के ऊपर फेंक दिया और अपने कमरे में चली गई। अपनी बेटी का यह व्यवहार देखकर दोनों हैरान हो गए और बोले, अरे इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो यह ऐसी बातें कर रही है? हमने तो इसके साथ कभी ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की और इसे देखो किस तरह से बातें कर रही है। हमने तो इसे हमेशा पलकों पर बैठा कर रखा। हमारी बहू के जाने के बाद यह हमारे साथ कैसा बर्ताव कर रही है। इसी की वजह से हमारी बहू भी घर छोड़कर चली गई है। उसके माता पिता को एक बार फ़ोन करके देख लेते हैं, क्या पता हेमा वापस आ जाए। गोपाल जी बोले, मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर क्या करूं। एक तो यह परेशानी, दूसरा वकील भी इतना पैसा मांग रहे हैं कि हमारी तो जेब खाली हो गई है। कितनों से सलाह मांगी, सभी ने यही कहा है कि अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दो, वही अच्छा रहेगा। पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है। जब से भावना अपनी ससुराल से लड़ाई करके यहाँ आई है, तब से हमारे घर की सुख शांति ही खत्म हो गई है। आप तो मुझे
अब तो मुझे यही लगता है कि हमने अपनी बेटी को यहाँ लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिस बदतमीजी से यह बात करती है ना, उसके साथ भी यह ऐसे ही बात करती होगी, तभी तो उन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया होगा। सारी गलती इसी की होगी। मैं आज ही जाकर किसी से बात करता हूँ। इतना कहकर गोपाल जी अपने बेटे को साथ लेकर गांव के मुखिया के पास चले गए और उन्हें जाकर बोले, मुखिया जी, अब आप ही कोई रास्ता निकालिए, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वकील तो बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहा है, अब इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मुखिया जी बोले, गोपाल जी, यह पैसे वैसे छोड़िए, आप अपनी बेटी को उसके ससुराल भेज दीजिए, फिर सब सही हो जाएगा। और एक ऐसी बातें, अरे यह कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर उन लोगों ने फिर से उसे मारना शुरू कर दिया? मुखिया जी बोले, मुझे तो इसमें आपकी गलती नज़र आ रही है। जो आपकी बेटी घर पर बैठी है, आपको हमारी गलती कैसी लगी? क्या हम अपनी बेटी को मार खाता देखते? कोई भी माँ बाप ऐसे कैसे देख सकता है? जतिन बोला, हाँ मुखिया जी, जरा सी लड़ाई हुई नहीं कि पापा जी भावना को घर में लाकर बिठा देते हैं। आखिर किसी की सुनते कहाँ हैं? अच्छा बेटे, अगर तुम्हारे पापा ने किसी की नहीं सुनी तो तुमने क्या किया? तुमने भी तो अपनी पत्नी को मारपीट कर घर से भगा दिया है। इतना सुनकर जतिन की आंखें शर्म से नीचे झुक गई। मुखिया जी बोले, अच्छा भाई गोपाल, अब तुम ही देख लो, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है, रात दिन तुम्हारी सेवा करती थी। तुम्हारी बेटी ने तो उसे भी नहीं छोड़ा। 5 दिन में ही अपने भाई भाभी की गृहस्थी भी उजाड़ दी, अपनी भाभी को भी घर से निकाल दिया, तो फिर वह अपने ससुराल वालों का क्या हाल करती होगी? और वैसे भी मैं उसके ससुराल वालों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वह लोग तो बहुत ही अच्छे हैं और किसी के साथ बुरा करने का तो सोच भी नहीं सकते। अच्छा मुखिया जी, अब आप ही बताइए हमें क्या करना है? तो मुखिया जी बोले, मेरी तो आपको यही राय है कि सबसे पहले आप अपनी बेटी को समझाओ कि ससुराल में कैसे रहा जाता है और उसे अच्छी सीख देकर उसके ससुराल भेजो। लेकिन मुखिया जी, मैं उसके ससुराल वालों से कैसे नज़रें मिलाऊं? मैं तो उनके सामने खड़े होने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं। मुखिया जी बोले, लेकिन गोपाल जी, हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी और माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। आखिरकार तुम बेटी के पिता हो और तुम्हारी बेटी ने गलती भी की है, और अपनी बेटी का घर बसाना और उजाड़ने में उसके माता पिता का सबसे बड़ा हाथ होता है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपनी बेटी का घर बसाना चाहते हो या उजाड़ना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, अपनी बहू से जाकर माफ़ी मांगो और उसे भी सम्मान के साथ घर वापस लेकर आओ। तुम्हारी बहू तो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, अन्नपूर्णा है। ऐसी बहू को अपने घर से कभी दूर नहीं रखना चाहिए। मुखिया जी बात करने के बाद गोपाल जी घर पहुँचे तो भावना की मम्मी पूछने लगी, क्या कहा मुखिया जी ने? गोपाल जी ने कहा, अभी बताता हूँ, पहले मुझे भावना से बात करनी है। गोपाल जी ने 2 चांटे खींचकर भावना की गाल पर जड़ दिए। तभी उसकी मम्मी बोली, यह क्या किया आपने? बेटी पर हाथ क्यों उठाया? तभी गोपाल जी बोले, तुमने पूछा था ना मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि सारी गलती हमारी बेटी की है, जिसकी वजह से 2-2 घर उजड़ रहे हैं। और भावना, तुम एक बात कान खोलकर सुन लो, कल तुम अपने ससुराल जा रही हो और अगर वहां तुमने किसी के साथ बदतमीजी से बात की तो अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद होगी। और तुम्हें भेजने के बाद मैं अपने घर की लक्ष्मी को इस घर में वापस ला रहा हूँ, जिसको तेरे कारण इतने दुख सहने पड़े। और हाँ, लड़ झगड़ कर इस घर में दोबारा आने की सोचना भी मत, नहीं तो हमसे बड़ा, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उस घड़ी को बहुत पछता रहा हूँ जब तुझे यहाँ लेकर आया था। अगर तेरे जैसी बेटी अपने माता पिता की नहीं हो सकती तो भला किसकी होगी? अपने पापा जी को इतना गुस्से में देखकर भावना ने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी और चुपचाप अपने ससुराल चली गई। गोपाल जी अगले ही दिन हेमा को लेने के लिए उसके मायके चले गए। सबसे पहले उन्होंने जाकर हेमा से माफ़ी मांगी और उसे अपने घर आने के लिए कहा। हेमा ने कहा, पापा जी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा इरादा किसी को भी परेशान करने का नहीं था। मैं तो बस इतना चाहती थी कि भावना का भी घर फिर से बस जाए और इसलिए शायद मैं अपने मायके चली आई थी, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करती तो शायद आप लोगों को उसकी सच्चाई नज़र नहीं आती। इसलिए मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया। और मैंने उस दिन आप सभी के साथ जो ऊंची आवाज़ में बात की, मैं उसके लिए भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ।
और मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरी नंद का घर भी उजड़ने से पहले बस गया है, क्योंकि मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। मैंने अपने सास ससुर को अपने माता पिता से कभी भी कम नहीं समझा, तो भला अपनी नंद को मैं कैसे दुखी देख सकती थी। उसकी बातें सुनकर गोपाल जी बोले, मुखिया जी सच कहते थे, तुम मेरे घर की सचमुच में लक्ष्मी हो और माता अन्नपूर्णा हो, क्योंकि वही ऐसी बातें कर सकती है। तुम्हारे जैसी बहू पाकर मैं धन्य हूँ। तुम्हारे जैसी बहू अगर हर घर में हो तो कोई भी बेटी और बहू में फर्क नहीं करेगा और दोनों को बराबर का मान सम्मान देगा। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।